हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो टुडे वी आर डिस्कस सब्जेक्ट कोड BANS 184 दैट इज़ पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको सब्जेक्ट वाइज गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं करा है तो आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज कर सकते हो, जहाँ पर हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड हैं। ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो अगर आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को अच्छे से कवर करके जाते हो तो अपने आने वाले एग्जाम में आप 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपको shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है। उसके बाद आप हमारे वेबसाइट पे चले जाओगे, जहाँ पे आपको यहाँ पे सर्च कोड्स के ऑप्शन पे जाना है और अपना सब्जेक्ट कोड इंटर करना है, जैसे BANS 184, और आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप आसानी से यहाँ से परचेज कर सकते हो। इसी तरह से किसी दूसरे सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर भी अगर आपको परचेज करना है तो वहाँ पे आप सर्च कोड में जाओगे, अपना कोड इंटर करोगे और आपको गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा। फिर यहाँ बाय नाउ पे जाके आप इसे परचेज कर सकते हो। अगर आपको हमारे वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके भी हमसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 9580023321। तो आते हैं हम अपने आज के सेशन के ऊपर। तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पे हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस लाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ डिफाइन पब्लिक हेल्थ, ब्रीफली डिस्कस इट्स ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट। सो पब्लिक हेल्थ इज़ अ इम्पॉर्टेंट फील्ड दैट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ द होल कम्युनिटी इंस्टीड ऑफ ट्रीटिंग ओनली इंडिविजुअल पेशेंट। तो पब्लिक हेल्थ का मतलब है कि यहाँ पर हम पूरे कम्युनिटी को ट्रीटमेंट देते हैं। किसी एक पार्टिकुलर पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के बजाय हम यहाँ पे क्या करते हैं, पूरे कम्युनिटी के हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इट एम्स टू प्रिवेंट डिजीज, प्रमोट हेल्दी लाइफस्टाइल एंड इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट, हेल्थ वर्कर्स एंड कम्युनिटीज़। तो इसका एम जो होता है वो डिजीज़ जो होते हैं उसको प्रिवेंट करना होता है, ठीक है। साथ ही साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करना और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बढ़ाना। और ये कैसे करते हैं, तो कुछ ऑर्गेनाइज्ड यहाँ पे होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, जो इनके एफर्ट्स के द्वारा ये होता है। उसमें गवर्नमेंट्स आती हैं, हेल्थ वर्कर्स आते हैं और कम्युनिटीज़ आती हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ इज़ द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज़, प्रमोटिंग हेल्थ एंड इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी थ्रू ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स ऑफ सोसाइटी। तो पब्लिक हेल्थ क्या है, एक साइंस है, एक आर्ट है, जहाँ पर ये डिजीज़ से प्रिवेंट करता है, हेल्थ प्रमोट करता है और हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाता है। और ये कैसे होता है, तो हमारे सोसाइटी के एफर्ट्स के द्वारा होता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ सच एज, इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ आते हैं जैसे कि हेल्थ एजुकेशन, वैक्सीनेशन, सैनिटेशन, डिजीज़ प्रिवेंशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये सारे इसके अंदर एक्टिविटीज़ इंक्लूड हैं। अगर हम सामान्य भाषा में समझें तो पब्लिक हेल्थ जो होता है वो काम करता है ताकि दूसरे लोग हेल्दी रहें और वो बीमार पड़ने से पहले उनको हेल्थ को, मतलब एक हेल्दी लाइफ उनको प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। अब इसके ओरिजिन को हम समझते हैं, इसका ओरिजिन कैसे हुआ। द आइडिया ऑफ पब्लिक हेल्थ इज़ वेरी ओल्ड। अगर पब्लिक हेल्थ की बात करें तो इसका जो विचार है, इसका जो आइडिया है वो बहुत ही पुराना है। इन एंशिएंट सिविलाइजेशन सच एज इंडिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड रोम, पीपल अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर, प्रॉपर सैनिटेशन एंड हेल्दी लिविंग। अगर पुरानी सिविलाइजेशन की बात करें, सभ्यताओं की बात करें, भारत में, इजिप्ट में, ठीक है, ग्रीस, रोम में, हमको देखने को मिलता है कि लोगों को समझ थी कि कितना इंपॉर्टेंस है हमारे लिए क्लीन वाटर, प्रॉपर सैनिटेशन और हेल्दी लिविंग, ठीक है। अगर हम भारत के अंदर देखें तो जो प्राचीन भारत था हमारा, वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की गई है, ठीक है, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमको वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है, क्लीन वाटर फैसिलिटीज़ देखने को मिलता है। यहाँ तक कि हमारे पुराने मेडिकल सिस्टम के अंदर में जो आयुर्वेद है वहाँ पे भी बताया गया है कि हमको कैसे हाइजीन रखनी चाहिए, हमारे बैलेंस डाइट को हमको प्रॉपर लेना चाहिए, ठीक है, और हमको डिजीज से बचाने की कोशिश की गई है, ठीक है, बताया गया है। ड्यूरिंग द मिडिल एज मेनी डेडली डिजीज लाइक द प्लेग स्प्रेड बिकॉज ऑफ पुअर सैनिटेशन एंड लैक ऑफ मेडिकल नॉलेज। तो अगर हम मिडिल एज की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे, मतलब बहुत ही खतरनाक बीमारियाँ फैली थी, ठीक है, जैसे कि प्लेग हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान भी गई थी, ठीक है। वो क्यों हुआ था, पुअर सैनिटेशन की वजह से, और मेडिकल नॉलेज के बारे में लोगों को कमी थी, ठीक है, उनको जानकारी नहीं था ज़्यादा चीज़ों के बारे में, ठीक है। दिस हाईलाइटेड द नीड ऑफ फॉर बेटर पब्लिक हेल्थ मेजर्स, और इसके वजह से यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा प्रकाश डालता है कि हमको एक बेटर पब्लिक हेल्थ मेजर्स यहाँ पे उठाने चाहिए, ठीक है, ज़रूरत है।
इन द 19th सेंचुरी पब्लिक हेल्थ डेवलप्ड रैपिडली बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अगर वही हम 19th सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पे पब्लिक हेल्थ बहुत तेज़ी से बढ़ता है क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखने को मिलता है। ओवर क्राउडेड सिटीज़ एंड पुअर लिविंग कंडीशंस काउज्ड मेनी डिजीज़। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शहर में भीड़ भाड़ बढ़ जाता है, ठीक है, लोगों के जीवन जीने के तरीके बहुत ख़राब हो जाते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलती है। गवर्नमेंट्स स्टार्टेड इम्प्रूविंग सैनिटेशन, सीवेज सिस्टम, वेस्ट डिस्पोजल एंड सेफ वाटर सप्लाई। सरकार जो है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अपनी तरफ से करती हैं, जैसे कि सैनिटेशन प्रोवाइड करती हैं, सैनिटेशन को इम्प्रूव करती है, ठीक है, सीवेज सिस्टम बनाती है, वेस्ट डिस्पोजल का, ठीक है, देखती है, और साथ ही साथ सेफ ड्रिंकिंग वाटर सबको देती है। साइंटिस्ट ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट जर्म्स काउज डिजीज़ लीडिंग टू बेटर प्रिवेंशन मेथड। साइंटिस्ट यहाँ पे डिस्कवर करते हैं, खोज करते हैं कि जो जर्म्स होते हैं उसके वजह से बीमारियाँ फैलती है, तो इससे हमको बचाने का कुछ उपाय वो ढूंढते हैं, ठीक है। अब डेवलपमेंट्स जो हुए हैं पब्लिक हेल्थ के अंदर वो हम देखते हैं क्या डेवलपमेंट्स हैं। पब्लिक हेल्थ हैज़ ग्रोन ग्रेटली ओवर द ईयर्स। साल दर साल ये बहुत तेज़ी से बहुत बेहतर हुआ है अपने में। आज इसके अंदर देखें तो बहुत सारे सर्विसेज हमको मिल जाते हैं, जैसे इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम, ठीक है, जैसे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए वैक्सीन लगवाए जाते हैं, ठीक है, ताकि बचपन में ताकि बहुत सारे बीमारियों से को बचाया जा सके। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, तो जो माँ होती है और बच्चे होते हैं उनका हेल्थ का सर्विस देना, ठीक है, हेल्थ के एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस कैंपेन करना, न्यूट्रिशन के इम्प्रूवमेंट के बारे में प्रोग्राम लगाना कि बच्चों को कुपोषण ना हो, ठीक है, डिजीज़ सर्वेलेंस एंड कंट्रोल, मतलब कि जो भी बीमारियां हैं उसके बारे में, किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कोई बीमारी फैला हुआ है उसको जाकर के इस पर सर्वेलेंस करना, फिर उसको रोकना, ठीक है। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट, जो पर्यावरण में हमारा सैनिटेशन है उसका ख्याल रखना, ठीक है, और जो वेस्ट फैल रहे हैं उसका मैनेज करना। सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर एंड क्लीन सराउंडिंग, आसपास का जो एरिया है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए और सबके लिए सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, तो यहाँ पर नल जल का योजना लगाया जाता है इसके लिए। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो जो हमारे कम्युनिकेबल डिजीज़ या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं उससे हमको बचाना, ये सारे इसके कुछ डेवलपमेंट हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मेडिकल रिसर्च एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैव फर्दर स्ट्रेंथेन पब्लिक हेल्थ सिस्टम। तो आज के टाइम में बहुत सारी टेक्नोलॉजी का बढ़ जाना, मेडिकल रिसर्च के आने से और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मदद से और पब्लिक हेल्थ सिस्टम मजबूत हुआ है, ठीक है। ड्यूरिंग ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसीज सच एज पेंडेमिक्स, पब्लिक हेल्थ प्ले अ वाइटल रोल इन प्रोटेक्टिंग कम्युनिटीज़ थ्रू टेस्टिंग, वैक्सीनेशन, अवेयरनेस एंड डिजीज़ कंट्रोल मेजर्स। तो अगर हम कभी ग्लोबल कोई हेल्थ इमरजेंसी देखते हैं, कोई पेंडेमिक देखते हैं जैसे कि कोविड-19 के जैसा, तो वहाँ पे पब्लिक हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल जाता है क्योंकि वो कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट करती हैं, उनका उनका टेस्ट करके, वैक्सीनेशन देके, अवेयरनेस, उस चीज़ के बारे में अवेयरनेस फैला के और डिजीज़ कंट्रोल मेजर्स उठा के, ठीक है। तो जैसे कि हम कोविड-19 में देखे थे, यहाँ पे लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया गया था, ठीक है, प्रॉपर आइसोलेशन कर दिया गया था, उसके साथ साथ वैक्सीनेशन हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, इसके बारे में हम अच्छे से अवेयर हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ हेल्प्स रिड्यूस डिजीज आउटब्रेक, लोअर हेल्थ केयर कॉस्ट्स, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड क्रिएट हेल्दी कम्युनिटीज़। अगर हम पब्लिक हेल्थ का इंपॉर्टेंस देखें तो ये क्या करता है, हमारे डिजीज़ आउटब्रेक्स को रोकता है, कम करता है, यानी कि जो बीमारियाँ फैलती है उसको बचाता है, उससे कम करता है, हेल्थ केयर कॉस्ट को कम करता है, ठीक है, हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाता है, ठीक है, लोगों के जीवन जीने का जो उम्र है उसको ये बढ़ाता है, ठीक है, क्योंकि बेटर हेल्थ प्रोवाइड मिलेगा तो लोग ज़्यादा जिएंगे, ठीक है, और उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इंप्रूव करता है और इससे वो एक हेल्दियर कम्युनिटीज़ क्रिएट कर पाता है। इट ऑल्सो सपोर्ट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय मेंटेनिंग ए हेल्दी पॉपुलेशन। अगर हेल्दी पॉपुलेशन होगा तो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑब्वियस होगा, ठीक है, अगर पॉपुलेशन हेल्दी है तो वो काम करेंगे तो आपका इकोनॉमी बढ़ेगा, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करता है एक हेल्दी पॉपुलेशन मेंटेन करके। सो कंक्लूजन में हम बता सकते हैं पब्लिक हेल्थ इज इसेंशियल फॉर द वेल बींग ऑफ ए सोसाइटी। किसी भी समाज के अच्छाई के लिए, मतलब उसके बेहतर के लिए पब्लिक हेल्थ बहुत ज़रूरी है। फ्रॉम एंशियंट सैनिटेशन प्रैक्टिसेस टू मॉडर्न हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, इट हैज़ कंटिन्यूसली इवॉल्व टू प्रोटेक्ट कम्युनिटीज़ फ्रॉम डिजीज़ एंड प्रमोट हेल्दी लिविंग। तो अगर हम प्राचीन समय से देखें तो वहाँ से सैनिटेशन का प्रैक्टिस किया जाता था, ठीक है, सीवेज बनाया जाता था, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिला, वाटर सप्लाई देखने को मिला, ठीक है, और मॉडर्न हेल्थ केयर प्रोग्राम्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो ये सब मिल करके हमको ये बताता है कि कंटिन्यूसली इवोल्यूशन के बाद भी ये कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट करता है डिजीज से, ठीक है, और एक हेल्दी लिविंग प्रमोट करता है। अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स आर नेसेसरी फॉर बिल्डिंग अ हेल्दियर एंड सेफर फ्यूचर फॉर एवरीवन। तो अगर हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, और ये ज़रूरी है स्ट्रॉन्ग होना, क्योंकि इससे हमारा क्या होगा, जो हमारा फ्यूचर है या फिर जो हमारा सोसाइटी है वो एक हेल्दियर और सेफ़र बनेगा, ठीक है, सभी के लिए, हर एक इंसान के लिए बेहतर बनेगा। तो इस तरह से हमने पहले क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छे से समझ लिया, पब्लिक हेल्थ क्यों जरूरी है, क्या इसके इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे ये इवॉल्व हुआ है। अगला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़,
So the second question is briefly comment on various healthcare services in India with examples. So healthcare services in India include all the facilities that help people prevent disease, get treatment and stay healthy. तो भारत के अंदर जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ आती हैं जो कि पीपल को डिजीज़ से प्रिवेंट करता है, उनको ट्रीटमेंट देता है और उनको हेल्दी रखता है. दिस सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस. और ये सारी जो सर्विसेज हैं वो सरकार के द्वारा भी प्रोवाइड की जाती हैं और किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी प्रोवाइड की जाती हैं. ठीक है, इसके फर्स्ट में आता है प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस. प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस जो होता है वो फर्स्ट लेवल का मेडिकल केयर होता है. इसके अंदर हम बेसिक ट्रीटमेंट देखते हैं, हेल्थ चेकअप्स देखते हैं, वैक्सीनेशन होता है, मैटरनल एंड चाइल्ड केयर होता है और एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन होता है. ठीक है, इसकी एग्जांपल में अगर हम समझे तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं. सेकेंड इज़ द सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज. सेकेंडरी हेल्थ केयर ऑफर्स स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट व्हेन पेशेंट्स आर रेफर्ड फ्रॉम प्राइमरी हेल्थ केयर. और प्राइमरी हेल्थ केयर में मतलब मान लो कोई पेशेंट है, उनको रेफ़र किया गया है. ठीक है, तो वो सेकेंडरी हेल्थ केयर में जाएंगे और वहाँ पे उनको स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट मिलेगा. इसके अंदर मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, इमरजेंसी केयर होता है. इसके एग्जांपल्स हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, CHS एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स. नेक्स्ट इज़ द टर्शियरी हेल्थ केयर सर्विसेज. टर्शियरी हेल्थ केयर प्रोवाइड्स एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर सीरियस डिजीज़. कोई बहुत ही सीरियस डिजीज़ है उसके लिए यहाँ पे एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं. इट इंक्लूड्स कॉम्प्लेक्स सर्जरीज, इंटेंसिव केयर एंड ट्रीटमेंट बाय हाईली ट्रेंड स्पेशलिस्ट. इसके अंदर कॉम्प्लेक्स सर्जरीज आते हैं, इंटेंसिव केयर जो ICU आप लोग जानते होंगे, ठीक है, वो आता है. ट्रीटमेंट दिए जाते हैं यहाँ पे हाईली ट्रेंड स्पेशलिस्ट के द्वारा. ठीक है, एग्जांपल्स में देखेंगे एम्स के हॉस्पिटल्स हो गए, मेडिकल कॉलेजेस हो गए और कोई भी सुपर स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो होते हैं. नेक्स्ट इज़ द प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्विसेज. दिस सर्विसेज एम टू प्रिवेंट डिजीज़ बिफोर दे अकर. तो किसी भी बीमारी के होने से पहले उसको प्रिवेंट करना, रोकना, ये इसका मेन उद्देश्य होता है. इट इंक्लूड्स वैक्सीनेशन, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, न्यूट्रिशन सर्विसेज एंड रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग. इसके अंदर हम वैक्सीनेशन देखते हैं, जैसे बचपन में ही बहुत सारे वैक्सीन लगवाए जाते हैं ताकि आपको बाद में पोलियो ना हो, फिर और भी बहुत सारी बीमारियों से बचाने का टीका लगवाया जाता है. ठीक है, उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, न्यूट्रिशन सर्विसेज दिए जाते हैं और हेल्थ केयर स्क्रीनिंग की जाती है. एग्जाम्पल में देखेंगे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, पल्स पोलियो कैंपेन, तो ये सारे इसके अंदर आते हैं. नेक्स्ट इज़ क्यूरेटिव हेल्थ केयर सर्विसेज. क्यूरेटिव सर्विसेज फोकस ऑन डायग्नोजिंग एंड ट्रीटिंग डिजीज थ्रू मेडिसिन, सर्जरी एंड मेडिकल केयर. तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी बीमारी होता है उसको पहले डायग्नोज करते हैं, फिर उसको ट्रीट करते हैं. इसमें मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, सर्जरी का इस्तेमाल करते हैं और मेडिकल केयर देते हैं. ठीक है, जैसे ट्रीटमेंट मलेरिया के लिए ट्रीटमेंट हो गया, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, डायबिटीज़ या फिर किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया. ठीक है, तो हॉस्पिटल में इसको किया जाता है. नेक्स्ट इज़ रिहैबिलिटेटिव हेल्थ केयर सर्विस. दिस सर्विसेज हेल्प पेशेंट्स रिकवर फ्रॉम इलनेस, इंजरी और डिसेबिलिटी सो दे कैन लिव इंडिपेंडेंटली. तो ये सर्विसेज दिए जाते हैं पेशेंट्स को ताकि वो अपनी बीमारी से, इंजरी से और डिसेबिलिटी से बाहर मतलब निकले, रिकवर करें. ठीक है, ताकि वो अपना लाइफ खुल के आज़ादी से जी सके. एग्जाम्पल में समझेंगे फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स. तो ये सब इसके एग्जांपल्स हो गए. नेक्स्ट इज़ द इमरजेंसी हेल्थ केयर सर्विस. इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड इमीडिएट ट्रीटमेंट ड्यूरिंग एक्सीडेंट्स, हार्ट अटैक्स, बर्न्स और अदर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन. तो वैसे कंडीशंस जहाँ पे आपके जीवन को, आपके जान को खतरा है, ठीक है, वहाँ पे इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड की जाती है जिसमें हम इमीडिएट ट्रीटमेंट देखते हैं. ये एक्सीडेंट्स के थ्रू होता है, हार्ट अटैक आता है उसमें होता है. ठीक है, कहीं कोई बर्न्स हो गया है या फिर कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है. एग्जाम्पल एम्बुलेंस सर्विसेज, इमरजेंसी डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल्स. एम्बुलेंस सर्विसेज हम इसके लिए देखते हैं या फिर हॉस्पिटल्स के अंदर इमरजेंसी डिपार्टमेंट एक होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज़ द पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज. So public health care is the government hospitals and health centers provided low cost और free treatment. तो जो पब्लिक हेल्थ केयर होता है उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं जो कि लो कॉस्ट में आपको फ्री ट्रीटमेंट देते हैं. ठीक है, लो कॉस्ट या फिर फ्री ट्रीटमेंट. वहीं अगर प्राइवेट हेल्थ केयर देखें तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स ऑफर फास्टर एंड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज बट यूजुअली मोर एक्सपेंसिव. तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, क्लिनिक्स होते हैं, वो आपको फास्ट और स्पेशलाइज्ड सर्विसेज देते हैं बट बहुत ज़्यादा ये एक्सपेंसिव होते हैं. सो कंक्लूजन में हम बताएंगे India has a wide range of healthcare services that provide prevention, treatment, emergency care and rehabilitation. तो इंडिया के अंदर बहुत सारे हमको हेल्थ केयर सर्विस देखने को मिलते हैं जो हमको डिजीज़ से प्रिवेंशन देते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, इमरजेंसी केयर करते हैं और रिहेबिलिटेशन करते हैं. टुगेदर दिस सर्विसेज इंप्रूव पब्लिक हेल्थ एंड इंश्योर बेटर मेडिकल केयर फॉर पीपल अक्रॉस द कंट्री. ये सारे सर्विसेज मिल करके एक पब्लिक
इम्प्रूव करते हैं पब्लिक हेल्थ केयर को, साथ ही साथ एक बेटर मेडिकल केयर इंश्योर करते हैं लोगों के लिए पूरे देश भर में। तो ये जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, ये देश के अंदर जितने भी लोग हैं जिनके कोई भी परेशानी हो उनके हेल्थ को लेकर के, तो उसको सॉल्व करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ डिफाइन इन्वायरमेंटल हेल्थ। ब्रीफली डिस्कस द इफेक्ट्स of biological, chemical and physical agents in our air on human health. So environmental health is a branch of public health that focuses on how the environment affects human health. तो environmental health क्या है? एक ब्रांच है पब्लिक हेल्थ का जहाँ पे ये फोकस करता है कि कैसे इन्वायरमेंट जो है वो अफेक्ट करता है ह्यूमन के हेल्थ को। It aims to prevent disease by controlling harmful environmental factors such as polluted air, unsafe water, poor sanitation, chemicals, noise and radiation. इसका मेन एम होता है कि जो डिजीज़ है उससे प्रिवेंट करना, ठीक है। कैसे? तो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे कि उसमें कुछ हार्मफुल फैक्टर्स हो सकते हैं, उसको कंट्रोल करके, जैसे कि जो एयर पॉल्यूटेड होता है, अनसेफ वाटर है, पुअर सैनिटेशन देखने को मिलता है, केमिकल्स हो गए, नॉइज़ हो गया, रेडिएशन हो गया। ए क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट हेल्प्स पीपल लिव हेल्दियर लाइफ। एक साफ़ सुथरा अगर हमारा इन्वायरमेंट होगा तो वो लोगों को ज़्यादा हेल्दी लाइफ जीने में मदद करेगा। इफेक्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स इन एयर, जो एयर में बायोलॉजिकल एजेंट्स देखने को मिलते हैं उसके क्या इफेक्ट्स हैं? बायोलॉजिकल एजेंट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर प्रोडक्ट्स दैट कैन स्प्रेड थ्रू द एयर। तो बायोलॉजिकल एजेंट्स क्या होते हैं? तो ये कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर उसके प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि एयर में फैले होते हैं। दिस इंक्लूड्स बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पॉलन एंड मॉल स्पोर्स। इसमें बैक्टीरिया देखने को मिल सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, फंगी हो सकते हैं, पॉलन हो सकते हैं, मॉल स्पोर्स हो सकते हैं। वायरस की अगर हम बात करें तो वायरस जो है अगर नॉन लिविंग कोई चीज़ है वहाँ पे ये नॉन लिविंग की तरह रिएक्ट करता है, और कहीं पे लिविंग चीज़ है तो वहाँ पे ये लिविंग की तरह रिएक्ट करता है, ठीक है। फर्स्ट बैक्टीरिया कैन काउज डिजीज सच एज ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से होता है। वायरस जो है वो बीमारी लाता है, जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, कोविड-19 हम सब जानते हैं, कॉमन कोल्ड इसकी वजह से होता है। फिर फंगी एंड मोल्ड स्पोर्स काउज एलर्जी, अस्थमा, लंग इन्फेक्शन, इनकी वजह से होता है। पॉलन फ्रॉम प्लांट्स ऑफन काउज स्नीजिंग, रनी नोज, एलर्जिक रिएक्शंस, ये सब पॉलन से होता है, ठीक है। पीपल विथ वीक इम्यूनिटी, चिल्ड्रेन एंड ओल्डर एडल्ट्स आर मोर अफेक्टेड। तो जो बच्चे जो लोग जिनके इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होता है, या बच्चे जो हो गए या फिर जो बूढ़े हो गए, वो ज़्यादा इससे अफेक्ट होते हैं। अब जो केमिकल एजेंट्स एयर में होते हैं उनको हम देखते हैं, उनका क्या इफेक्ट होता है। केमिकल एजेंट्स आर हार्मफुल गैसेज एंड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन पॉल्यूटेड एयर। जो हमारा एयर पॉल्यूटेड होता है हमारे आसपास में, वहाँ पे जो हार्मफुल गैसेज और पार्टिकल्स जो होते हैं, हार्मफुल पार्टिकल्स, वो केमिकल एजेंट्स का रूप में होते हैं, ठीक है। कॉमन एग्जाम्पल्स आर कार्बन मोनोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, लीड एंड फाइन डस्ट दैट द पार्टिकुलेट मैटर। इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो जैसे कार्बन मोनोक्साइड हमको देखने को मिलता है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, SO2, NO2, ठीक है, CO, ठीक है, ओजोन हो गया ओजोन हो गया O3, ठीक है, लीड हो गया, फाइन डस्ट पार्टिकल्स हो गए, ये सारे चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज द कार्बन मोनोक्साइड रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई इन द बॉडी एंड मे काउज हेडेक, डिजीनेस एंड इवन डेथ इन हाई अमाउंट। अगर कार्बन मोनोक्साइड हमारे ऑक्सीजन सप्लाई को क्या कर देता है, हमारे बॉडी में कम कर देता है, और इसकी वजह से हेडेक देखने को मिलता है, डिजीनेस हो सकता है, ठीक है, मतलब चक्कर जैसा, ठीक है, और यहाँ तक कि डेथ भी हो सकता है अगर ये हाई अमाउंट में आ जाए तो। सल्फर डाइऑक्साइड इरिटेट्स द आई, नोज एंड लंग्स एंड वर्सन अस्थमा, ठीक है। तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ जाए तो वो क्या करता है, हमारे आई को इरिटेट करता है, नोज़ को इरिटेट करता है, लंग्स को अफेक्ट कर सकता है, और ये अस्थमा तक कर सकता है, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड काउजेज ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एंड लंग डैमेज। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे ब्रीदिंग प्रॉब्लम को बढ़ाता है और लंग डैमेज कर सकता है। ओजोन का बात करें तो ओजोन कैन काउज चेस्ट पेन, कफिंग, रिड्यूस लंग फंक्शन, ये हमारे लंग फंक्शन को कम कर देता है, कफिंग कर सकता है, चेस्ट पेन ला सकता है। लीड अफेक्ट द ब्रेन स्पेशली इन चिल्ड्रेन एंड मे रिड्यूस लर्निंग एबिलिटी। लीड जो है वो हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है, खास करके बच्चों में, उनके जो लर्निंग एबिलिटी है उसको कम करता है। फाइन डस्ट पार्टिकल्स कैन इंटर द लंग्स एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट एंड लंग डिजीज। फाइन डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे लंग्स में चले जाते हैं हम जब ब्रीथ करते हैं तो, और ये रिस्क बढ़ाते हैं हमारे हार्ट और लंग इन्फेक्शंस को, उसके डिजीज़ को, ठीक है। अब फिजिकल जो एजेंट्स हैं एयर में उसके क्या इफेक्ट्स हैं वो देखते हैं। फिजिकल एजेंट्स आर नॉन लिविंग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट कैन हार्म हेल्थ। फिजिकल एजेंट्स में आते हैं वैसे नॉन लिविंग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हमारे हेल्थ को हार्म करते हैं, जैसे डस्ट की वजह से कफिंग होता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होता है, लंग डिजीज होता है। स्मोक जो व्हीकल से आते हैं या फिर इंडस्ट्री से आते हैं वो हमारे लंग्स और आई को इरिटेट करते हैं। एक्सेसिव हीट की वजह से जैसे कि हमको डिहाइड्रेशन फेस करना पड़ता है, हीट एग्जॉशन हो जाता है, हीट स्ट्रोक भी फेस करना पड़ता है, जो ये ज़्यादा समर सीजन में ये ज़्यादा फेस करने को मिलता है। कोल्ड एयर
कोल्ड एयर में इंक्रीज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस एंड वर्स अस्थमा, ठीक है, जो अस्थमा पेशेंट होते हैं उसको और ज़्यादा ये बीमार कर देता है, हमारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को बढ़ाता है, ठीक है। रेडिएशन फ्रॉम हार्मफुल सोर्सेज कैन डैमेज बॉडी सेल्स एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर। रेडिएशन जो हमारे हार्मफुल सोर्सेज जो हैं, जहाँ से रेडिएशन निकलता है, वो हमारे बॉडी सेल्स को डैमेज कर सकता है और हमें कैंसर होने के लिए, मतलब कैंसर होने का रिस्क ये बढ़ाता है। नॉइज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज फिजिकल इन्वायरमेंटल हजार्ड एंड मे काउज स्ट्रेस, स्लीप प्रॉब्लम्स एंड हियरिंग लॉस। तो नॉइज़ से भी बहुत ज़्यादा हमको दिक्कत होता है, जैसे कि स्लीपिंग प्रॉब्लम हो सकता है, हियरिंग लॉस हो सकता है, ठीक है, स्ट्रेस आ सकता है। तो ये सारे कुछ इसके इफेक्ट हैं। सो कंक्लूजन में हम बताएंगे, इन्वायरमेंटल हेल्थ प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम हार्मफुल बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल एजेंट्स प्रेजेंट इन द एयर। तो इन्वायरमेंटल जो हेल्थ होता है वो प्रोटेक्ट करता है पीपल को जो भी हार्मफुल बायोलॉजिकल, केमिकल या फिर फिजिकल जो एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं एयर में, उससे। कंट्रोलिंग एयर पॉल्यूशन, मेंटेनिंग क्लीननेस एंड फॉलोइंग इन्वायरमेंटल सेफ्टी मेजर्स हेल्प प्रिवेंट डिजीज़ एंड इम्प्रूव द ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ ए कम्युनिटी। तो किसी भी कम्युनिटी के वेलबींग के लिए हमको क्या करना होता है, तो हमारे एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना होगा, क्लीननेस को मेंटेन रखना होगा, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल जो सेफ्टी मेजर्स हैं उसको फॉलो करना होगा। और इससे हम क्या कर सकते हैं, डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं और अपने जो कम्युनिटी है उसका वेलबींग कर सकते हैं और उसका ओवरऑल हेल्थ का इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, दैट इज़ ब्रीफली डिस्कस द रोल ऑफ NGO इन द हेल्थ सेक्टर ऑफ इंडिया। NGO मीन्स नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग हेल्थ केयर in India, especially in rural and poor areas. ओके, तो NGO का जो हम रोल देखते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने में, खासकर इंडिया में। और ये खासकर जो रूरल एरियाज़ होते हैं या पूरे एरियाज़ होते हैं वहाँ पे काम करते हैं। दे सपोर्ट गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम्स एंड प्रोवाइड अफोर्डेबल फ्री मेडिकल सर्विसेज। ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट के हेल्थ प्रोग्राम्स को, साथ ही साथ ये फ्री और अफोर्डेबल मेडिकल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। इनके क्या रोल है वो हम समझेंगे। रोल ऑफ NGO इन हेल्थ सेक्टर, फर्स्ट, प्रोवाइड फ्री और लो कॉस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट टू पुअर पीपल। गरीब लोगों को फ्री और लो कॉस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट ये प्रोवाइड करते हैं। ऑर्गेनाइज हेल्थ कैंप्स फॉर चेकअप्स, वैक्सीनेशन, ब्लड डोनेशन। हेल्थ कैंप्स ये ऑर्गेनाइज करते हैं चेकअप के लिए, वैक्सीनेशन के लिए और ब्लड डोनेशन के लिए। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट हाइजीन, न्यूट्रिशन, फैमिली प्लानिंग एंड डिजीज़ प्रिवेंशन। साथ ही साथ अवेयरनेस को भी फैलाते हैं हाइजीन को लेकर के, न्यूट्रिशन को लेकर के, फैमिली प्लानिंग को लेकर के और डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। सपोर्ट मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर ड्यूरिंग काउंसलिंग एंड मेडिकल सर्विसेज। तो मेडिकल सर्विसेज और काउंसलिंग के दौरान जो भी मैटरनल या फिर चाइल्ड केयर का जो सपोर्ट चाहिए होता है वो ये प्रोवाइड करते हैं। हेल्प कंट्रोल डिजीज़ सच एज ट्यूबरक्लोसिस, दैट इज़ द TB, HIV, एड्स, मलेरिया एंड डेंगू। तो जो भी यहाँ पे डिजीज़ होते हैं उसको ये कंट्रोल करते हैं, जैसे कि TB को, HIV, एड्स को, मलेरिया और डेंगू को। प्रमोट सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड क्लीननेस। तो पीने के लिए साफ़ सुथरा पानी, सैनिटेशन और क्लीननेस को ये प्रमोट करते हैं। प्रोवाइड इमरजेंसी रिलीफ ड्यूरिंग फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, पेंडेमिक्स एंड अदर डिजास्टर्स। तो जो भी नेचुरल डिजास्टर्स हमको देखने को मिलते हैं, जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, पेंडेमिक्स हो गए या फिर कोई दूसरे डिजास्टर, तो उस समय इमरजेंसी के दौरान ये रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। ट्रेन कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स एंड वॉलंटियर्स। ये अपने हेल्थ वर्कर्स और वॉलंटियर्स को ट्रेन करते हैं। सपोर्ट मेंटल हेल्थ, डिसेबिलिटी केयर एंड एल्डरली केयर। मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, डिसेबिलिटी जो डिसेबल होते हैं उनको केयर सपोर्ट करते हैं, जो एल्डर होते हैं उनको केयर सपोर्ट करते हैं। विद द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव वर्क विद द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। गवर्नमेंट के साथ भी काम करते हैं ताकि पब्लिक हेल्थ सर्विस को इम्प्रूव कर सकें, बेहतर कर सकें, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स ऑफ NGO। सम वेल नोन NGOs वर्किंग इन द हेल्थ सेक्टर आर केयर इंडिया, स्माइल फाउंडेशन, हेल्प एज इंडिया एंड डॉक्टर्स फॉर यू। तो ये कुछ वेल नोन NGO हैं जो इंडिया के अंदर है, जो हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, जिसमें हो गया केयर इंडिया हो गया, स्माइल फाउंडेशन हो गया, हेल्प एज इंडिया हो गया और डॉक्टर्स फॉर यू हो गया। तो कंक्लूजन में हम बताएंगे, NGO प्ले अ वाइटल रोल इन स्ट्रेंथिंग इंडियाज़ हेल्थ केयर सिस्टम। तो इंडिया के जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको मजबूत करने में NGO का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमको देखने को मिलता है। दे इम्प्रूव हेल्थ अवेयरनेस, प्रोवाइड एसेंशियल मेडिकल सर्विसेज एंड हेल्प मेक हेल्थ केयर एसेसिबल टू एवरीवन, स्पेशली द पुअर एंड पीपल लिविंग इन द रिमोट एरियाज़। तो ये हेल्थ अवेयरनेस को बेहतर करते हैं, एसेंशियल मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ हेल्थ केयर एसेसिबल बनाते हैं, ठीक है, उन सभी के लिए जो खास करके जो गरीब हैं या फिर बहुत ज़्यादा रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, यानी कि वहाँ जहाँ पर सुविधाएं नहीं पहुँच पाती है, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र में NGO बहुत एक बेहतर काम करती है, उनके हेल्थ को प्रोवाइड करती है बेटर
हेल्थ केयर सिस्टम देती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि क्या एनजीओ का रोल होता है और किस तरह से ये काम करती है। तो इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्ट कोड BANS 184 के कंप्लीट कर लिए। अगर आपको सेशन पसंद आया तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह से दूसरे सेशन में हम आपको और भी क्वेश्चंस बताएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से अपने एग्ज़ाम को दें। अगर आपको हमारे गेस्ट पेपर को परचेज़ करना है तो आप हमारे साइट shop.hindustanknowledge.com से परचेज़ कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर 9580023321 पे जाके भी मैसेज करके गेस्ट पेपर परचेज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।